नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के द्वारा 2023 राज्य सेवा परीक्षा का विज्ञापन हाल ही में जारी किया गया है और इस परीक्षा के माध्यम से मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग मध्य प्रदेश शासन को विभिन्न प्रकार के अधिकारियों प्रदान करता है, विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति करता है जो राज्य के विकास में, नीतियों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस एग्जाम हेतु प्रदेश के साथ साथ अदर प्रदेश के भी प्रतिभागी भाग लेते हैं और इसमें अपने आप को चयनित करवाने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं। तो इस एग्जाम के लिए दोस्तों हमें एक प्रॉपर तरीके की स्ट्रेटजी चाहिए, क्योंकि यह एग्जाम दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी एक परीक्षा होती है, सबसे बड़ी एग्जाम है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमारे पास प्रॉपर तरीके से गाइड होना चाहिए, मार्गदर्शन होना चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये तो सबको पता होता है क्या क्या पढ़ना है। जब हम ये पता चल जाता है हमें क्या नहीं पढ़ना है, तब चीजें अपने आप आसान हो जाती हैं। इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हमें राज्य लोक सेवा आयोग की अधिसूचना पर ध्यान देना होगा, विज्ञापन पर ध्यान देना होगा कि इस एग्जाम हेतु कब से फॉर्म भरे जाएंगे, क्या उम्र रखी गई, इसकी बेसिक जानकारी हमें होनी चाहिए। चलिए यही जानकारी अभी हम देखते हैं अपनी पहली स्लाइड के माध्यम से। दोस्तों ये जो विज्ञापन है ये जारी किया गया था 5 तारीख 9वें महीने को, ये विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें कहा गया दोस्तों कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की तिथि 22/9 होगी, मतलब आवेदन प्रक्रिया का प्रारंभ कब से होगा, 22/9 से होगा। और कब तक आवेदन भरे जा सकेंगे, 21 तारीख 10वें महीने तक आवेदन भरे जाएंगे, रात में 12 बजे तक। ठीक, इस हेतु दोस्तों जो योग्यता का निर्धारण किया गया है 21 वर्ष, पहले है दोस्तों कि आपकी जो उम्र है 21 वर्ष होनी चाहिए। आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ये बात आपको ध्यान देनी। पहली बात, उम्र कितनी है दोस्तों, 21 वर्ष। इसके बाद दूसरा है दोस्तों कि आपका ग्रेजुएशन क्या होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए या परा स्नातक होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस परीक्षा में बैठने के लिए, आवेदन करने दोस्तों, न्यूनतम जो परीक्षा के लिए योग्यता है एजुकेशनल, वो है आपके स्नातक, मतलब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक, इसके साथ ही साथ दोस्तों जो आखिरी सेमेस्टर में है वो परीक्षार्थी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अंतिम सेमेस्टर में जो अध्ययन कर रहे हैं वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं, परंतु ये कंपलसरी आपका है कि आपकी उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। कुछ प्रतिभागियों के मन में संशय रहता है कब तक 21 वर्ष होना चाहिए, तो नए नोटिफिकेशन के अनुसार दोस्तों 1 जनवरी 2024 तक आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में बैठ पाएंगे, अन्यथा आप बैठने के अयोग्य घोषित रहेंगे। इसके बाद दोस्तों अब आता है हमारे दिमाग में परीक्षा का आयोजन कब होगा, कब यह परीक्षा आयोजित होगी। तो इस परीक्षा का आयोजन दोस्तों 17 दिसंबर 2023 को होगा, जिसके प्रवेश पत्र कब से आ जाएंगे, एडमिट कार्ड जिसे आप कह सकते हैं, वो 10 दिसंबर से आने प्रारंभ हो जाएंगे। 10 दिसंबर के बाद आप इन्हें कभी भी आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों कि आवेदन फॉर्म भरा कैसे जाएगा। तो आवेदन फॉर्म दोस्तों आप स्वतः या एमपी ऑनलाइन के पोर्टल से जाकर आवेदन फॉर्म भर सकते हैं, जिसके लिए एक शुल्क निर्धारित की गई है सभी के लिए कि यूआर के लिए कितनी रहेगी और आरक्षित वर्ग के लिए कितनी रहेंगी। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको जो आयोग की अधिसूचना है उसमें आपको मिल जाएगी। इसके बाद दोस्तों आगे की जो प्रक्रिया होती है उस पर हम लोग प्रवेश करते हैं कि पेपर की संरचना कैसे होती, कितने घंटे का पेपर होता है, कितने पेपर होते हैं। तो यहाँ हम लोग देखते हैं दोस्तों कि इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र होता है दोस्तों सामान्य अध्ययन का, जिसको हम नॉर्मली कह देते हैं जीएस। इसका होता है दोस्तों जीएस का पेपर होता है, जिसे हम कहते हैं सामान्य अध्ययन। ठीक, इसके अंतर्गत दोस्तों हम लोग जो 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में जीएस पढ़ते हैं उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ते हैं, सामाजिक और सोशल साइंस। सोशल साइंस के अंतर्गत क्या क्या होता है दोस्तों, हिस्ट्री, इसे इतिहास, जियोग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, संविधान,
इसके अलावा हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हैं दोस्तों? हम लोग पढ़ते हैं साइंस। साइंस पढ़ते हैं। साइंस में क्या क्या होता है? साइंस के 3 भाग होते हैं, विज्ञान के 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होता है दोस्तों? एक आपका होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा बायो। इनका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ दोस्तों एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी टॉपिक्स आपके जीएस में आते हैं। ये सभी का लेवल होता है 6वीं क्लास से 10वीं क्लास तक का लेवल होता है। ज्यादा हाई लेवल नहीं होता है कि आप परेशान रहें, बहुत भारी भरकम बुक्स लेकर आ जाएं और उन पर पढ़ाई करना चालू के, जिससे बुकों से ज्यादा आपके मस्तिष्क पर बोझ आ जाए और आप दब जाएं। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों, इनके अलावा जो है सामान्य चीजें अदर आती हैं, वह आपका पूछा जाता है दोस्तों समसामयिकी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? करंट अफेयर, सीए। और मध्य प्रदेश के जो पेपर्स होते हैं दोस्तों, उसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ज्यादा नहीं होता है। लगभग 3 से 4, अधिकतम कुछ बार दोस्तों 8 तक गए हैं या 10 तक चले जाते हैं। तो इतना हमें करंट अफेयर्स को लेके परेशान नहीं होना। यदि हम सामान्य रूप से दैनिक रूप से क्या पढ़ते हैं, हम न्यूज पेपर्स पढ़ रहे हैं या न्यूज चैनल्स देख रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा ये टॉपिक पूरा का पूरा कवर हो जाता है। इसलिए हमें इस पर ज्यादा परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं किस पे दोस्तों? द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र क्या होता है, क्या नहीं होता? अब यहाँ पर एक बात आप गौर से समझ लीजिए दोस्तों कि हमेशा राज्य लोक सेवा के द्वारा जो अधिसूचना जारी की जाती थी, उस अधिसूचना में राज्य सेवा के साथ साथ राज्य वन सेवा की परीक्षा भी जारी होती है। किसकी जारी होती थी? राज्य सेवा के साथ राज्य वन सेवा की भी अधिसूचना जारी होती थी। परंतु इस बार दोस्तों क्या किया गया? केवल राज्य सेवा की अधिसूचना जारी की गई है, इसलिए दोनों प्रश्न पत्रों को जोड़कर नंबर नहीं काउंट किए जाएंगे। इस बार जो नंबर काउंट्स होंगे केवल और केवल आपका जो कट ऑफ निकाला जाएगा GS1 से निकाला जाएगा या प्रथम प्रश्न पत्र से निकाला जाएगा। जो हमेशा परिपाटी रही है कि प्रथम प्रश्न पत्र रहा है, कभी सरल आ जाता है, कभी कठिन आ जाता है, कभी कभी तो आश्चर्य से परिपूर्ण हो जाता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इस पर भी असमंजस हो जाते हैं। और कभी आयोग खुद असमंजस में डाल देता है कुछ प्रश्नों को डिलीट करके। तो यहाँ पर आपको देखना है जो कट ऑफ रहता है, हमेशा हमें सोचकर चलना है कि हम 70 से 80% मान के चले। हमेशा क्या मान के चले? 70 से 80% मान के चले। यदि इस कठिन से कठिन पेपर आ जाता है तो फिर भी 70-72, और सरल से सरल आ जाता है तो 80 से 82। ये मैक्सिमम कट ऑफ रेंज होती है प्रथम प्रश्न पत्र की। अब चूंकि राज्य सेवा वन सेवा का शामिल नहीं है, तो इसमें कट ऑफ केवल फर्स्ट पेपर से निकाली जाएगी, इसमें सेकंड पेपर शामिल नहीं होगा। अब हम देखते हैं सेकंड पेपर में क्या रहता है। तो सेकंड पेपर दोस्तों केवल और केवल क्वालिफाइड है, जिसमें यूआर कैटेगरी जो होंगे, अनरिजर्व्ड जो होंगे, उनको चाहिए कितने? 40% मार्क्स, और जो रिजर्व कैटेगरी से हैं दोस्तों उनको चाहिए 30%। कितने चाहिए? 30 और 40%। यदि आप इतने परसेंट मार्क्स ला लेते तो आप पेपर क्वालिफाइड हैं। इसलिए इसको लेकर ज्यादा हमें तनाव नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि 4 से 5 आपके हिंदी के पैसेज आ जाएंगे, अनसीन पैसेज, जो आप हमेशा 6वीं क्लास से 12वीं क्लास तक करते आए हैं कि अपठित गद्यांश कुछ दिया रहता है, कुछ नीचे प्रश्न लिखे रहते हैं, उसी से आपको ढूंढकर आंसर लिख देना। इसलिए आपको इस पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। हाँ, परंतु यदि राज्य वन सेवा का भी साथ की अधिसूचना भी साथ में जारी होती है, तब आपको दोनों प्रश्न पत्रों को बराबर लेकर चलना होता है। क्यों? क्योंकि जब राज्य वन सेवा का जो कट ऑफ बनता है प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें दोनों प्रश्न पत्रों के नंबर काउंट किए जाते हैं, उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनाया जाता है। और ये जो स्टेज है आपकी, ये केवल स्क्रीनिंग स्टेज है। इसके जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी मार्क्स होते हैं, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में नहीं जुड़ते हैं, और फाइनल सिलेक्शन में भी इसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए आप यदि कट ऑफ के साथ भी क्वालिफाइड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, क्योंकि हम लोग हमेशा देखते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ परीक्षार्थी ऐसे होते हैं जो निरंतर रूप से प्रीलिम्स को क्वालिफाइड कर रहे होते हैं, परंतु हम तो कई वर्षों से तैयारी कर रहे होते हैं मित्रों, हमारा प्रीलिम्स नहीं निकलता। इनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हमारी तैयारी में क्या कमी है, आज हम उसी पर डिस्कस करना। अब स्टार्ट करते हैं, अपने मूल उद्देश्य पर आते हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं का निराकरण करें कि हमारा जो दिमाग का बर्डन वो कम हो जाए और हमारे प्रीलिम्स एग्जाम हमेशा क्लियर होते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस को चालू करते हैं और कहां से किस प्रकार से अध्ययन करना है और क्या महत्वपूर्ण है। तो जैसे दोस्तों सबसे पहले यूनिट है अपनी, कौन से? यूनिट फर्स्ट, मध्य प्रदेश का इतिहास। क्या है अपनी? मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। जब इतिहास की बात होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा कि हमें क्या क्या पढ़ना। इतिहास मतलब ओरिजिन, कहां से चालू हुआ, कहां से मध्य प्रदेश के बारे में हमें जानकारियां प्रारंभ हुई, वहां से पढ़ना।
तो जब इतिहास आप पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश के इतिहास की प्रमुख घटनाएं लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों? मध्य प्रदेश के इतिहास के प्रमुख घटनाएं, और यहां लिखा है प्रमुख राजवंश। क्या लिखा है? प्रमुख राजवंश। तो यदि आपको दोस्तों ये पढ़ना है तो इसमें आप सीधे सीधे कहां से पढ़ेंगे, कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, उन पर ये फोकस करेंगे और कौन से बुकों को। तो जब आप इतिहास के बारे में जानकारी पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको डायरेक्टली पढ़ना है महाजनपद। क्या पढ़ना है? महाजनपद के बारे में पढ़िए स्मार्ट स्टडी के रूप में। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ें तो किस पर आ जाएं आप? चंदेल, परमार, कोक्कल। ये जो वंश है दोस्तों, जो त्रिपुरी में था कलचुरी वंश था, जो आपका मालवा में परमार वंश था, और बुंदेलखंड में कौन सा था दोस्तों? कौन सा? चंदेल वंश। इनके बारे में आप अच्छे से अध्ययन करें। कौन कौन से? चंदेल वंश हो गया आपका, दूसरा आपका परमार वंश होगा, और तीसरा आपका हो गया कलचुरी। पहले तो इन 3 वंशों के बारे में आपको विस्तृत रूप से पढ़ना होगा। विस्तृत कैसे? कि इनके कौन शासक थे, इन्होंने क्या निर्माण करवाया, क्या निर्माण नहीं करवाया, आप इनका अच्छे से अध्ययन करेंगे। इसके बाद जब आएंगे दोस्तों, तो मध्यकाल के दौरान आपको जब पहुंचेंगे तो आपको अध्ययन करना रहेगा अच्छे से मांडू के बारे में। मांडू की कौन सी इमारत किसने बनवाई, ये आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यहीं पर आती है, दिल्ली सल्तनत के समय यहाँ गौरी खिलजी क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इसके बाद दोस्तों प्रमुख राजवंश में आप आ जाएं, तो जो राजवंश है दोस्तों, यहीं से चीजें निकल कर आ जाती हैं कि राजवंश कौन कौन से, बुंदेला थे, बघेल राजवंश था, होलकर था, सिंधिया, इन्होंने कौन सी चीजें विरासत के रूप में बनवाई, आपको इन बातों पर गौर करना है। ठीक है। इसके बाद आप आते स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान। तो इसमें जब आप पढ़ना चालू करेंगे दोस्तों, तो आपके मध्य प्रदेश में जो इतिहास चालू होता है स्वतंत्रता आंदोलन में, तो कुंवर चैन सिंह से चालू होता है, उनकी शहादत से चालू होता है। तो उन प्रमुख घटनाओं को आप पढ़ेंगे, ज्यादा आप ऐसे बुकों को ना ढूंढते रहे। तो इसलिए दोस्तों इन टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आपके लिए सबसे अच्छी जो बुक है एमपी के लिए, वो रहेगी आपकी परीक्षा धाम। कौन सी बुक आप प्रेफर करें? परीक्षा धाम को प्रेफर करें। एमपी के इतिहास और इन संपूर्ण जानकारी के लिए परीक्षा धाम को आप प्रेफर करें। इसके अलावा आपको और कुछ पढ़ना है, तो जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आती है दोस्तों, उसके जो यूनिट के लास्ट में 1 लाइन फैक्ट लिखे हुए हैं, उनका अध्ययन आप जरूर करें। क्या करें? उनका अध्ययन आप जरूर करें। तो आप एमपी के इस यूनिट के लिए कौन सी बुक प्रेफर करेंगे मित्रों? इसके लिए आपको प्रेफर करनी रहेगी परीक्षा धाम की बुक। किसके? परीक्षा धाम की बुक प्रेफर कर सकते हैं, और उसके साथ उसी की ऑब्जेक्टिव भी प्रेफर कर सकते हैं। ठीक। और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है साहित्य संदर्भ के नाम से, उसमें आप क्या अध्ययन करेंगे? उसमें जैसे यह यूनिट खत्म होती है दोस्तों, हर टॉपिक के बाद दिए हैं 1 लाइन फैक्ट, और प्रत्येक टॉपिक लगभग करीब 40 या 50 1 लाइन फैक्ट दिए हैं, उनका आप अध्ययन करेंगे। इससे आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी और इस यूनिट के एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है। तो आप इन चीजों को गौर करिएगा। ठीक। अब यहाँ पर जैसे प्रमुख कला और स्थापत्य कला है, फिर प्रमुख जनजातियां बोलियां, तो जनजातियों का टॉपिक आएगा दोस्तों। तो इसको अध्ययन करने के लिए जब आप पढ़ें तो आप सीधे मैप बना ले मध्य प्रदेश का, कि यहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती, कहाँ कौन सी जनजाति पाई जाती। इसके साथ ही साथ दोस्तों जैसे हाल ही में चर्चा में रही है बैगा जनजाति, क्योंकि उनमें एक विशेष प्रकार की बीमारियां पाई जा रही थी जिसका नाम था सिकल सेल एनीमिया। इस कारण से दोस्तों बैगा जनजाति के बारे में थोड़ा सा अध्ययन आप इस बार कर लेंगे कि क्या विशेष है, क्या नहीं रहा है। फिर बोलियां, प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला और लोक साहित्य, हम लोग हमेशा से पढ़ते आए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश की भूमि है दोस्तों संस्कृति की भूमि है, संस्कारों की भूमि है, अध्यात्म की भूमि है। यहाँ हर उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर त्योहार की एक अलग कहानियां हैं जो कि हमारे लोक जीवन से जुड़े हुए हैं। हर त्योहार, हर मौसम में कोई ना कोई संगीत होता है। उन सभी के बारे में जो हम देखते हैं, हम यदि बुंदेलखंड से संबंधित है तो वहाँ के बारे में हम जानते हैं कि वहाँ कौन सा पर्व मनाया जाता है। यदि हम मालवा से रिलेटेड हैं दोस्तों, तो हम जानते हैं गोगा नवमी, ऋषि पंचमी के रूप में विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। इसके साथ यहाँ जैसे संजा गीत गाया जाता है, अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे इसी प्रकार आप बघेलखंड में चले जाते हैं, बुंदेलखंड में जाते हैं तो राई का स्वांग होता है, स्वांग उधर होते हैं। तो इन चीजों के बारे में पूछा जाता है, और सिंपल क्या पूछा जाता है, कौन सा कहाँ होता है, आपको ये पढ़ना है। ठीक। इसके बाद है साहित्यकार और उनकी कृतियां।
यहाँ पर दोस्तों आपको ज्यादा उलझना नहीं कि आप ढूंढते रहे कौन जो फेमस साहित्यकार हैं जो आपने 6वीं से लेकर 12वीं तक में पढ़ा है मध्य प्रदेश के, उन्हीं का अध्ययन करना है, जिसके बारे में अच्छा अध्ययन आपको परीक्षा धाम में आपको मिल जाएगा। इसके बाद है प्रमुख प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, और ये आपको ध्यान रखना क्योंकि इन्हीं के उसमें क्या मनाया जाता है, जनजातियों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या मनाया जाता है दोस्तों, जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जा रहा है, जनजातीय गौरव दिवस। तो क्लियर हुआ दोस्तों पहले यूनिट और एमपी के जितने भी टॉपिक है। तो एमपी के लिए आपके लिए सबसे उचित जो बुक है तो आपको कौन सी पढ़नी है, एमपी के लिए परीक्षा धाम पढ़नी है, परीक्षा धाम। और उसके साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की साहित्य संदर्भ नाम की बुक आती है उससे 1 लाइन फैक्ट पढ़ने हैं आपको। ठीक, इससे आपके एमपी के लगभग सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे और कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं आएगा। इससे 1 लाइन फैक्ट पढ़ने से क्या फायदे रहेंगे, आपको किसी भी प्रश्न में किसी भी प्रकार की समस्या होती है आयोग के द्वारा जो आंसर दिए जाते हैं तो उस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं क्योंकि वह ऑथेंटिक और शासकीय बुक है। ठीक, इसके बाद आते हैं दोस्तों अगली यूनिट जो है उसको अध्ययन कहाँ से करें। अगली यूनिट है दोस्तों भारत का इतिहास। क्या है, भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में लिखा है प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, घटनाएं, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, फिर 19वीं 20वीं शताब्दी। तो यहाँ पर आपको दोस्तों ध्यान देना, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, जो प्रमुख धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इन सब का जो गठन है इनके बारे में अध्ययन करना है कि इनके अध्यक्ष कौन रहे, कौन इनके संस्थापक है, इन्होंने जो कार्य किए तो कार्य तो लगभग एक समान होंगे लेकिन इनका गठन कहाँ हुआ। यहाँ इनका आप क्या अध्ययन करेंगे दोस्तों कि गठन कहाँ हुआ। ठीक, इनके संस्थापक कौन रहे और प्रमुख सदस्य। ठीक, और अगला पॉइंट रहेगा वर्ष, किस वर्ष इनका गठन हुआ। जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन चलाए गए उनमें से आप देखेंगे कि इनका गठन कहाँ हुआ। ठीक है, संस्थापक कौन है, प्रमुख सदस्य कौन कौन है और इनका गठन होगा वर्ष कौन सा, इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। तो इससे जैसे ब्रह्म समाज हो गया, आपका आर्य समाज हो गया, इनके ये हो गए। ठीक है ना, जैसे जितने सारे समाज है, रहनुमाई माजदान सभा, इन सब के बारे में आप ये ध्यान देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत दोस्तों 1857 की क्रांति से लेकर 1947 के 15 अगस्त 1947 तक जितने भी आंदोलन हुए उनमें से आपको ध्यान देना है कौन सा आंदोलन किस वर्ष हुआ था और उसके लीडर कौन थे। बस इस बात पर ध्यान देना, इसमें ज्यादा चीजों पे आपको उलझना नहीं है। फिर स्वतंत्र, अब ये टॉपिक है दोस्तों जो हमें परेशान करता है कि इसमें क्या है भाई, स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो इसमें आपको जो क्वेश्चन एक बनता है, एक तो सीधे आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से बन जाता है कि एकता पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप बता देंगे एकता पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। इसमें दोस्तों आगे क्या बनता है, आपको क्रम से क्या पढ़ना है, भारत का एकीकरण, मतलब रियासतें जो थी, जो 500 से अधिक रियासतें थी, उनका विलय भारत में किस तरीके से किया गया। ठीक, आपको ये अध्ययन करना है कि विलय का तरीका कैसा रहा, किस तरीके से हमने उनको भारत में जोड़ा। इसके बाद जो रहेगा दोस्तों कि जो 1956 के बाद राज्य, नए राज्यों का जो निर्माण हुआ, कौन कौन से राज्य बने, किसको कब किन शासित राज्य बनाया गया था और किसको कब पूर्ण राज्य का दर्जा दिया। इसके टॉपिक के अध्ययन के लिए दोस्तों आपको कुछ भाग पॉलिटी में भी मिलेगा, इसका भाग हिस्ट्री में आपको पूरी तरीके से नहीं मिलेगा। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित जो चीज जानकारी वो आपको पॉलिटी में अध्ययन करना रहेगा और ये टॉपिक आपका पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों यदि आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। किसको पढ़ना पड़ेगा, आपको लूसेंट को पढ़ना पड़ेगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए लूसेंट उपलब्ध है, तो उसका आप अच्छे तरीके से अध्ययन करें क्योंकि दोस्तों प्रीलिम्स निकालने के लिए लूसेंट गीता का कार्य करती है, इसलिए आपको अच्छे तरीके से इन चीजों का अध्ययन करना होगा लूसेंट से विधिवत। इसके बाद है दोस्तों कौन सा, मध्य प्रदेश का भूगोल। इसके लिए भी दोस्तों वही आपकी परीक्षा धाम और मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक आपको अध्ययन करना है, उससे आप इसके कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे, इस बात पर आप गौर रखिए। इसके बाद जो अगली यूनिट आती है दोस्तों, भारत एवं विश्व का भूगोल। कौन सी यूनिट है, भारत एवं विश्व का भूगोल। इसके लिए दोस्तों आप दो चीजों का अध्ययन कर सकते हैं। पहला तो आपको लूसेंट का अध्ययन करना रहेगा,
दूसरा, आप अध्ययन करना चाहते हैं थोड़ा सा ज्यादा तरीके से, तो आप इसको अध्ययन करिएगा महेश वर्णवाल की बुक से। इसको महेश वर्णवाल की ज्योग्राफी की जो बुक आती है उससे आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा, परंतु लेटेस्ट एडिशन होना चाहिए। और इस बुक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको ये अच्छे से पढ़े होना। कौन सी बुक? लूसेंट। तो याद रखिएगा, लूसेंट प्रीलिम्स के लिए गीता है। यदि आपने उसका अच्छे से अध्ययन कर लिया, सूक्ष्म निरीक्षण कर लिया ना, माइक्रो ऑब्जर्वेशन आपने कर लिया, तो याद रखिए प्री में आप बहुत सारी चीजों को कवर कर चुके होते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली यूनिट आती है आपकी राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। तो जब एमपी की बात आती है दोस्तों, तो एमपी के लिए अपनी वही दो बुकें अध्ययन करनी है। कौन सी? पहली परीक्षा धाम और दूसरी हमें अध्ययन करनी है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की। इसके अलावा हमें तीसरी किसी भी बुक पर नहीं उलझना है। इसके बाद है दोस्तों ये भी मध्य प्रदेश का, इसके लिए वही बुकें दोनों चलेंगी। हाँ, कल्याणकारी योजनाएं में दोस्तों आपको अपडेट करना रहेगा करंट अफेयर से संबंधित। जैसे हाल ही में अलग अलग योजनाएं मामा जी के द्वारा, शिवराज सिंह हमारे जो मुख्यमंत्री महोदय उनके द्वारा घोषित की जा रही हैं, उन पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि ये योजनाएं पूछी जाती हैं कि किस वर्ष प्रारंभ हुई। योजनाओं का मुख्य उद्देश्य दोस्तों किस विभाग से संबंधित है और किस वर्ष प्रारंभ की गई, इस पर आपको ध्यान देना है। जैसे अभी हाल ही में कौन सी योजना बहुत ज्यादा चर्चा में है? तो लाडली बहना योजना। तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि कितनी घोषणा की गई, कितने रुपए दिए जाएंगे भविष्य में, अभी कितने दिए जा रहे हैं, सर्वप्रथम कितने दिए गए थे, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फिर आते हैं दोस्तों भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। तो ये संपूर्ण टॉपिक्स के लिए दोस्तों सबसे बेटर बुक लूसेंट ही आपके लिए, ज्यादा इसमें कुछ भी परेशान नहीं होना है। परंतु लूसेंट के साथ इसमें एक और आपको बुक जोड़नी है जिसको आपको जरूर परचेस करना है, वह है दोस्तों घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव। ये जो आपकी यूनिट है भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, इसके लिए दोस्तों आपकी जो यहाँ तक है पूरा पॉलिटी है, उसके लिए आपको लूसेंट की घटना चक्र जरूर, लूसेंट और घटना चक्र की ऑब्जेक्टिव जरूर खरीदनी है। और ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप इसके ऑब्जेक्टिव को 2 दिन में खत्म कर सकते हैं, विधिवत रूप से आप मन लगा कर यदि पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होगा इस यूनिट को आप कैसे कवर करेंगे, लूसेंट और घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव के माध्यम से। अब जो आते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन, तो इकोनॉमिक्स से दोस्तों करंट अफेयर के प्रश्न प्राय बन जाते हैं कि सेबी के अध्यक्ष कौन है, एनईसी के अध्यक्ष कौन है, सेबी का पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, रिजर्व बैंक को राष्ट्रीय बैंक का दर्जा कब दिया गया, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये आपके लूसेंट में कवर हो जाए, इसके लिए ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, और जो भी प्रश्न कुछ अलग होंगे तो आपके करंट अफेयर में कवर हो जाएंगे। इसके बाद आगे आते हैं दोस्तों अगले यूनिट में विज्ञान एवं पर्यावरण। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहले बुक है परीक्षा धाम। कौन सी बुक है? परीक्षा धाम की अलग से आती है यूनिट 7 के लिए, उसका अध्ययन करिए। उसके साथ आप जो लूसेंट पढ़ रहे हैं उसका अध्ययन कीजिए। ठीक, इसके साथ ही साथ दोस्तों जो आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन हो जाता है, ये पूरा भाग, ये जो है ये और ये 3 जो यूनिट है, इसके लिए सबसे उचित रहेगा दोस्तों कि आप क्या कर लें, आपको घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करनी है। तो इस यूनिट के लिए आपके पास 3 बुकें हैं। पहली है परीक्षा धाम की यूनिट 7 की जो बुक आती है पतली सी दोस्तों, उसका अध्ययन करना है। दूसरा आपको घटना चक्र के ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है, और तीसरा जो हमें रहेगा, जो हमने लूसेंट खरीदी है उसका अध्ययन करना है। साइंस वाले भाग को उसमें आपको हो जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इसके साथ आपका साइंस एंड टेक वाला पोर्शन भी कवर हो जाता है, ये वाला भी पोर्शन कवर हो जाता है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आप परेशान न हो, स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये हम जब एमपी पढ़ेंगे तो उसमें भी आ जाएंगे और करंट अफेयर्स में भी आपके आ जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्या अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं। इसके लिए दोस्तों वर्तमान में सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि अभी आप निरंतर रूप से न्यूज़पेपर पढ़ें। पहला काम तो स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या करें, आप अभी स्पीडी ले लें और स्पीडी को पढ़ना चालू कर दें। तो इससे ये होगा दोस्तों आप सितंबर तक का करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। आपके पास रहेगा अक्टूबर नवंबर 2 महीने का। उसके अलावा यदि न्यूज़पेपर भी रेगुलर पढ़ते हैं या आप न्यूज़पेपर रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो रोजगार निर्माण
वीकली आता है दोस्तों। रोजगार निर्माण सितंबर महीने से भी, सितंबर अक्टूबर नवंबर महीने के पढ़ लेंगे तो आपकी बात के कवर हो जाएंगे और सितंबर महीने तक के लिए आप इस पीडी का अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जब एग्जाम आने वाले होगा तो नवंबर लास्ट में बहुत सारी करंट अफेयर्स की बुक आएंगी, तो कोई भी एक ले सकते हैं। उसमें से निर्माण आईएएस के और तथ्यबाण का जो करंट अफेयर्स का आता है वो भी बहुत उपयोगी होता है। यदि आप बाद में उन्हें ले लेंगे तो अच्छा रहेगा, परंतु अभी भी आपको करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आगे आते हैं हम लोग सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। कौन सी यूनिट है दोस्तों? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, जिसमें कुछ विशेष नहीं कि हम लोग परेशान हो। यदि किसी ने इस यूनिट के लिए दोस्तों यदि परीक्षा मंथन पढ़ चुके हैं, पढ़ी है, तो परीक्षा मंथन से पूरा कवर हो जाता है। कौन से पुस्तक से दोस्तों? परीक्षा मंथन से भी कवर हो जाता है। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपको सेपरेट इसके लिए बुक लेनी है तो दो में से कोई भी एक बुक ले सकते हैं, निर्माण आईएएस या इसके अलावा आप ले सकते हैं परीक्षा धाम। कौन सी दोस्तों? निर्माण आईएएस और परीक्षा धाम की ले सकते हैं। ये दो में से कोई भी एक बुक लेकर इस यूनिट को आप तैयार कर सकते हैं। यह यूनिट कोई ज्यादा कठिन नहीं है कि आप परेशान होते रहे, परंतु आपको ध्यान रखना कि बैक ईयर में जो प्रश्न है उनको हम लोग रिपीट कर सके, रिवीजन हो सके हमारा। अगला है दोस्तों राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्थाएं। इसके लिए दोस्तों आप लोग पॉलिटी में अध्ययन करते ही हैं, परंतु इसके लिए एक अलग से बुक आती है जिसको आपको परचेस कर लेना है, वो है दोस्तों परीक्षा धाम की। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम जो भी प्रतिभागी हो इस बुक को खरीद लें, क्योंकि चूंकि टिक ही लगाना है और प्री निकालना है तो ये बुक सर्वोत्तम है इस यूनिट के लिए। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपकी सभी यूनिट कंप्लीट होती हैं। लास्टली हम लोग ये देखते हैं दोस्तों कि हमें अब कौन कौन सी बुकें पढ़नी चाहिए, कौन कौन सी बुकें नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक, अब हमारे पास बुक की लिस्ट बन गई। कौन सी? पहले एक तो हो गई दोस्तों परीक्षा धाम एमपी की, दूसरी हो गई दोस्तों, पहले परीक्षा धाम का ही नाम लिख ले रहे हैं, परीक्षा धाम यूनिट 7। फिर तीसरी बुक होगी दोस्तों परीक्षा धाम यूनिट 10। चौथी बुक आपकी हो गई दोस्तों लूसेंट, जो गीता है सभी के लिए। पांचवी बुक आपकी क्या हो गई? घटना चक्र, इसके लिए दो, एक हो गई पॉलिटी के लिए और दूसरी आपके लिए हो गई इन्वायरमेंट के लिए। कौन से? घटना चक्र, पॉलिटी और इन्वायरमेंट के लिए। इसके बाद एक बुक हो गई दोस्तों यूनिट 6, एक छठवीं बुक हो गई निर्माण की यूनिट 9 के लिए, जो संचार प्रौद्योगिकी है। इसके बाद आपकी एक सातवां क्या होगा? स्पीडी हो गया दोस्तों और रोजगार। स्पीडी प्लस रोजगार, इतनी चीजों का आपको विस्तृत अध्ययन करना है, आराम से अध्ययन करना है, बिना तनाव लिए आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। केवल कितनी? 6 और 7 बुकें हैं दोस्तों, कोई ज्यादा नहीं। हाँ, यहाँ पर ये 2 बुकें हो जाएंगी अलग से ऑब्जेक्टिव के लिए, तो टोटली आप कह सकते हैं 8 बुकें। 8 बुकों का अध्ययन करने से आपके 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ठीक, एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए हमने मेंशन कर दी थी, ज्योग्राफी ज्यादा ही पढ़ना है तो आप महेश वर्णवाल को पढ़ सकते हैं। ठीक, और एक बुक और छूट रही है दोस्तों हिंदी ग्रंथ अकादमी की। हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उससे आपके क्या रहेंगे? एमपी के जो फैक्चुअल्स हैं वो बिल्कुल क्लैरिफाइड रहेंगे, जिस पर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक, इसके बाद दोस्तों लास्टली आपको एक और तथ्य ध्यान रखना है कि आपको किसी भी अच्छे संस्थान के टेस्ट पेपर परचेस कर लेना है। यदि आप संस्थान में जाकर देते तो संस्थान में आप जाकर टेस्ट पेपर दीजिए, और यदि नहीं दे पा रहे हैं तो टेस्ट पेपर परचेस कर लिए और घर में बैठ कर उनको सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए दोस्तों ये सब पढ़ने के साथ ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने की आवश्यकता होती है। यदि आप यह प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो निसंदेह आप इस बार प्रीलिम्स पर अपना झंडा जरूर गाड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं और प्रीलिम्स के लिए आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये कोशिश करते हैं कि इस गणेश चतुर्थी के साथ ही आप लोग इसको श्री गणेश करेंगे और इस बार आपकी प्रीलिम्स भी क्वालिफाइड होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।